नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज एक पूरे देश में बड़ी तेजी से खबर चली। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2029 में लागू करनी थी, वो एकाएक 2027 में क्यों? पहली बार उन्होंने इंडिया गठबंधन से इस बात पर समर्थन मांगा। अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को चिट्ठी लिखी, जिस पर मल्लिकार्जुन ने खुला पत्र वापस करते हुए लिखा, कहा कि आप ये सत्र इस विधानसभा चुनाव के बाद बुलाइए, ताकि इस बिल या विधेयक के पास होने से चुनावी लाभ की बात कम हो जाए। ममता बनर्जी चूंकि महिला मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी को महिला विधेयक के जरिए बीजेपी फंसाने की जुगाड़ में। लेकिन उधर बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि इस विधानसभा सत्र ही तो मोदी का अंतिम सत्र नहीं, वो क्षमा चाहेंगे, लोकसभा सत्र ही तो अंतिम सत्र नहीं होगा। ये सवाल आया कहां से? ये सवाल मीडिया में निकला कैसे? इस पर हम आलोक सर से समझेंगे। और सवाल यह है कि क्या बीजेपी 2028 में लोकसभा का चुनाव कराना चाहती है, इसलिए 2027 में विधिवत विधेयक पास करके और 2027 के अंतिम समय तक विधिवत लोकसभा की सीटें फाइनल करके, विधिवत उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें तैयार करके और यूपी के चुनाव को भी एक वर्ष खींचा जाए, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट लगातार चर्चा में है, उसे 2028 में लागू कर दिया जाए। और जो अल्पमत की सरकार लेकर मोदी रोज डिसबैलेंस हो रहे हैं, बैसाखियां रोज गड़बड़ी कर रही हैं, नीतीश बिना बताए दिल्ली से चले जाते हैं, पूरी बीजेपी अपना विधायक दल का नेता चुनती घूम रही है, लेकिन जदयू बिल्कुल खामोश है। तो ये कई चीजें हैं। उधर नायडू को लग रहा है कि नीतीश जैसा मेरा भी हश्र होगा। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं 40 लोकसभा सदस्य ले आओ, हम आपकी सरकार बना देंगे। आलोक सर, क्या है पूरा मामला जो मैंने आपसे 4-5 सवाल किए हैं? देखिए, एक तो विपक्ष के साथ बड़ी विनम्रता से पेश आ रहे हैं आजकल नरेंद्र मोदी जी। आपने बताया उन्होंने चिट्ठी लिखी। कल एक वीडियो वायरल था जिसमें राहुल गांधी के साथ और तमाम विपक्षी नेताओं को प्रणाम नमस्कार करते हैं योगी मोदी जी। उसका काफी बड़ी इनफॉर्मल सी बातचीत होती है। उस वीडियो को देखकर अच्छा लगा। इस तरह के वीडियो और आने चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष को कम से कम के बीच जब अच्छा एक केमिस्ट्री दिखती है तो देश के लिए एक अच्छा संकेत है। वैसे तो राहुल गांधी हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। आप याद करिए ना कि क्या आरोप लगाया गया पिछले लोकसभा सत्र में, अभी बजट सत्र में, कि महिलाएं जो है नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना चाहती हैं। विपक्ष की महिलाओं पर इतना गंभीर आरोप लगा। आप सोचिए कितना गंभीर आरोप लगा था कि विपक्ष की महिलाएं नरेंद्र मोदी पर हमला बोलना चाहती थी, फिजिकल हमला। तो ऐसे माहौल के बाद अब इस तरह की तस्वीरें आना कि राहुल गांधी और वो आमने सामने खड़े होकर मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आप बता रहे हैं सारी विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी गई। और जो चल रहा है साहब, नीतीश कुमार के मन में क्या है ये नीतीश जी के अलावा कोई जानता नहीं है। और दूसरी बात, अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री बन के रिटायर हो, तो पूरी संभावनाओं को आप नकार नहीं सकते हैं शिव कुमार जी। एक बात तो बिल्कुल सही है, देश के 2 बड़े राज्यों में चुनाव होना बाकी है। अभी 3 राज्यों में हो गया, लेकिन तमिलनाडु और केरल, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु और बंगाल, दोनों जगह मिला के 80 के करीब सांसद आते हैं।
उस वहां पे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आप जो है विशेष सत्र आयोजित कर रहे हैं 16-17 तारीख के बीच में। इन दोनों राज्यों में ये दल तो चुनाव छोड़ के आएंगे नहीं, क्योंकि दोनों राज्यों में, एक राज्य में डीएमके की स्टालिन की सरकार है और यहाँ टीएमसी की सरकार है। तो खड़गे जी ना का जो सुझाव है वो तो भाई बड़ा उम्दा सुझाव है। आप देखिए ना बीजेपी क्या क्या निर्णय लेती है। बिहार में नेता चुनना है, नेता चुनने की तारीख 14 अप्रैल रखी गई है और सुनने में आ रहा है कि संभवतः वहां दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चार्ज दिया जाएगा या किसी ब्राह्मण समाज को। दलित समाज को दिया 14 अप्रैल को, तो होगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा दलितों के प्रति समर्पित है कि बिहार में पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला तो दलित को मुख्यमंत्री बना रही है। और याद करिए कि उसके अभी बंगाल में चुनाव होना बाकी है, तमिलनाडु में चुनाव होना बाकी है, बंगाल में दलितों की अच्छी खासी आबादी है और दलित पिछड़ों की राजनीति का तो बहुत बड़ा गढ़ रहा है तमिलनाडु। देखिए जिस तरह से अमित शाह लगातार भारतीय जनता पार्टी के फैसले ले रहे हैं, योगी जी को बंगाल भेज दिया गया चुनाव प्रचार करने के लिए, उसके बाद विनोद तावड़े को भेज दिया गया लखनऊ। तावड़े जी लखनऊ आके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठ के हर एक भाजपा के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री से अकेले बात कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुला लिया गया। मुख्यमंत्री कलकत्ता में, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में और अमित शाह का दूत लखनऊ में। 3 के 13 इसी को कहते हैं। और सुनने में आया कि शाम होते होते बंगाल से चुनाव प्रचार खत्म करके मोदी जी आए थे और राजनाथ सिंह के साथ एक फंक्शन में शामिल भी हुए, लेकिन तावड़े और योगी जी की मीटिंग की खबर अभी तक नहीं आई। अच्छा, तावड़े को बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, संगठन मंत्री हैं, तो वे प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं? लखनऊ में मुख्यमंत्री भी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं। सर हाँ, बीजेपी की वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश का कोई प्रभारी ही नहीं है, सारे प्रदेश के प्रभारी की सूची है। तो ये फिर तावड़े जी क्या करने आए हैं? ये प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं कि संदेश दे दो गुजरात लॉबी का कि मामला सब ठीक नहीं है, सबसे अलग अलग बात कर लो, किस किस का इस्तीफा होगा, कौन कौन क्या, सबको अलग अलग बता दो। तो और उधर योगी खेमा खुश है कि बंगाल तो भाई योगी जी चुनाव जिता के ही आएंगे। वैसे आसाम में भी सिर्फ एक दिन ड्यूटी लगी थी, चुनावी ड्यूटी। तो क्या हो रहा है? नीतीश कुमार क्यों बड़े खामोश हैं? कब नीतीश जी इस्तीफा देंगे? क्यों नीतीश जी राज्यसभा आए हैं? और अखिलेश यादव यो बार बार क्यों कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हो? तो देखिए कुछ भी संभव है। हो सकता है बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो विशेष सत्र है ये आखिरी सत्र साबित हो जाए। तो ये राजनीति संभावनाओं का खेल, और संभावना इसलिए ज्यादा है कि ये 240 की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। ये 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। नीतीश जी पूर्व में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ चुके हैं।
चंद्रबाबू नायडू बीच में गठबंधन नहीं तोड़ते हैं, उनकी रेपुटेशन दूसरी है। लेकिन नायडू भी नजर बनाए हुए हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा, इसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है। क्यों इतनी जल्दी है? और आप जो बता रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, इसमें भी इसकी भी बड़ी जबरदस्त चर्चा है। आप किसी इंटरनल सर्वे की चर्चा कर रहे थे, आरएसएस के सर्वे के बारे में आपने मुझे जानकारी दी। मैं अपना सर्वे अभी मैं अपने चैनल पे बोल के आया हूँ। सर नेटवर्क चला गया, अगले एक बार दोबारा बात रिपीट ये कर दीजिए, नेटवर्क आपका फ्रीज हो गया था। मैंने कहा कि आप आरएसएस के किसी सर्वे की बात कर रहे थे। जी मेरा भी एक सर्वे है। जी। उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात ऐसे हैं, तो मैं कह रहा हूं 70 लाख मीटर लगा दिए गए हैं प्रीपेड, इसको लेके जनता बहुत नाराज है। बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बिजली, गैस की किल्लत है। सरकार अभी भी हर आदमी को गैस उपलब्ध नहीं करा पा रही। कानून व्यवस्था बुरी तरह से बेहाल है। अब दलित और पिछड़ों को लगने लग गया है कि ये सरकार आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे एक सज्जन, एक पत्रकार ने पूछा कि आलोक जी, आप किस मुंह पे कैसे कह रहे थे कि सपा गठबंधन कम से कम 45 से 50 सीटें लोकसभा में जीतेगा? आप उस क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं। जो टुंडला से सटा हुआ मैनपुरी लोकसभा का क्षेत्र है, वहां बहुत ज्यादा जाटव रहते हैं। वहां मैं महिलाओं के बीच गया, तारीख मैं आपको बता रहा हूं, 4 मई 2024, 4 मई 2024। और दलित महिलाओं ने मुझसे कहा कि मोदी हम लोग का आरक्षण छीन रहे हैं, रेलवे में सारी नौकरी ठेके पे दी जा रही है और हम लोग का आरक्षण खतरे में। ये वो महिलाएं थी जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, उसी वक्त मेरे दिमाग का एंटीना जल गया। क्यों? क्योंकि मैं एक रेलवे एम्प्लॉय का लड़का था। मुझे पता था कि क्लास 4 और क्लास 3 में बड़ी संख्या में रेलवे एक ऐसा विभाग था जहां पहले दलितों का कोटा पूरा भरा रहता। और इधर क्या किया रेलवे ने? क्लास 4 में नई नियुक्तियां बंद कर दी, सब चीज आउटसोर्स होने लगी। और उस दिन मायावती ने चुनाव से हटने, मायावती ने आनंद को हटाने की घोषणा भी नहीं की थी। उसके बाद मैंने देखा कि और बोले कि हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। बहन जी तो मोदी जी से मिली भी ये अखिलेश और राहुल हमारा आरक्षण बताएंगे। और उसके बाद याद करिए जो चुनाव पलटा है, तो मेरा आज का सर्वेक्षण बता रहा हूं आपको। ये तो लोकसभा चुनाव के पहले बताया था। आज मुझसे एक सज्जन पूछ रहे थे, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में ये ब्रजेश पाठक ने जो कह दिया है ना कि समाजवादी पार्टी 2 टके की पार्टी है, और अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जब हार दिखती है तो भाषा असंयमित हो जाती है। और
सपा के सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि पार्टी हमारी मां है, जिन लोगों ने हमें 2 टकों का कहा है उसको हमारे कार्यकर्ता 2027 में धूल चटाएंगे। शिव कुमार जी, अगर अगले 2 हफ्ते में यूपी के अंदर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। गोरखपुर सदर में जहां से योगी अपनी मुख्यमंत्री हैं, वहां उनको अपनी सीट जीतने में पसीने आ जाएंगे। इस कदर नाराजगी है इस वक्त। ब्राह्मण समाज नाराज है। ब्रजेश पाठक हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और सपा को बता रहे हैं कि 2 कौड़ी की पार्टी है। तो आप समझिए कि जो हालात हैं, नरेंद्र मोदी क्यों इतने विनम्र बन गए, जरा बताइए ना मुझे। कल का वीडियो क्यों तो उनका विनम्र? इतना भयंकर वायरल हुआ है और बीजेपी के किसी नेता ने वो वीडियो शेयर नहीं किया। आप मत शेयर कीजिए। आजकल तो भाई 24-24 घंटे के चैनल हैं, लाइव हर चीज लाइव दिखाने का शौक है। लाइव चल गया, लोगों ने काट लिया, डाउनलोड कर लिया। आप समझ ही नहीं पाते, तब तक खेल हो गया। अब आलोक आज सर, अब बता, ये सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी खींचेगी फिर 1 साल? अरे भैया, जब क्या खींचेगी क्या नहीं खींचेगी, जब आप मेरा अपना आंकड़ा, आपका आंकड़ा कितने का, ये आप बता ही नहीं रहा दर्शकों को कि जो सर्वे आया है। नहीं, मैं बता तो रहा हूं कि 100 और 130 के बीच का सर्वे है। 120 हो सकती है, 115 हो सकती है, 130 हो सकती है। अब ऐसे में क्या कहा जा सकता है? इस आंकड़े से तो बहुत अंतर है। नहीं, मतलब इसका मतलब आरएसएस भी मान रहा है कि आरएसएस का भी आंकड़ा यही बता रहा है ना कि भाजपा आधे से कम पे जा रही है। 255 सीटें 120 100 से 122 के बीच में है। नहीं, वो उसी से अनुमान भी अपना लगा रहे हैं कि हम 72 सीटों से चलते चलते 33 सीटों पर आ गए। भाई 3 सीटें तो सहयोगी दल जीते हैं, एक अपना दल जीता है और 2। और सुनिए, सबसे बड़ी बात कि जो पीडीए है उसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पीड़ित लोगों की संख्या रोज दिन पर दिन बढ़ रही है। अधिकारियों ने सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है। शंकराचार्य जी जैसे मुद्दे पे 2 दिन बाद एफआईआर हो रही है और अभी तक वो आरोपी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। और सर कोई पोस्ट लिख दे अगर तो वो बिहार तक ढूंढ लाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो वीडियो जानते हैं, 2 साल पुराना वीडियो था जिसमें वो मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया था। खैर, अमिताभ यश जी को, राजीव कृष्णा जी को लगता है कि भाई अपनी कुर्सी संभालनी है तो योगी जी को खुश किए रहो। इसलिए योगी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो लोग तुरंत टेढ़ी चुटी एक कर देते हैं। इनको लगता है कि भाई हमारी कुर्सी योगी जी की वजह से सुरक्षित, इसलिए योगी जी को खुश किए रहो। ये भूल जाते हैं कि ये डीजीपी है, इनकी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, अच्छा रहे, सबको न्याय मिले। लेकिन हालात अच्छे नहीं है सुकुमार जी। अब इंतजार कीजिए, अगले 1 हफ्ते में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए सर, देखते हैं, क्योंकि जैसे ही बिहार की नजदीकी चुनाव की आती जाएगी, बंगाल की, वैसे ही सब कुछ तय हो जाएगा। बिहार में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद बहुत कुछ आंकड़े सामने आएंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।